प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज जो इसके अंदर मैं ले रहा हूँ वो है रीट का पेपर है और ये 2015 का पेपर है। ST2 पेपर कोड है और इसके अंदर मैं जो मैथ्स का पोर्शन भी ले रहा हूँ। मैंने अभी तक पिछले 2 पेपर से आपको मैथ्स का कंटेंट दिया, पेपर का एनालिसिस किया और आज मैं इसके अंदर 2015 वाला पेपर के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। और इसके अंदर आज देखिए डायरेक्ट ही मैं बिना किसी इसके की कोई औपचारिकता किए क्वेश्चन पर आता हूँ। इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं ये मैथ्स और साइंस के, और इसके अंदर जो है पहला 91 वाला क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ। 91 वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ये देख लो, प्रतिशतता वाला है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.5% इन डेसिमल्स, यानी कि 1/2 का प्रतिशत का दशमलव बिंदु में क्या मान होगा। हम सीधी सीधी बात करें, इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं दिखने में काफ़ी इजी होते हैं लेकिन गलती होने में देर नहीं लगती। यहाँ इसने क्वेश्चन नंबर जो 91 कहा है वो ये कह रहा है कि 0.5%। सीधी सी बात है, आप इस हाफ को तो लिख दो 0.5 और परसेंट को लिख दो 1/100। मतलब ये आपके क्या हो जाएगा, 0.20 इसके पहले लग जाएंगे। तो ये इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से समझ करके ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। मैथ्स को कभी भी इतना आसान नहीं समझना चाहिए लेकिन मुश्किल भी नहीं समझना चाहिए। खाली ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष। राजीव की वर्तमान आयु पर मान लेते हैं x। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व इसकी हो जाएगी x - 5 वर्ष और 9 वर्ष बाद हो जाएगी x + 9। ये कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो आपके कितना है, इसने बता दिया है। देखो 15 वर्ष है ना, 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। तो आप इसके अंदर डायरेक्ट यह लिखा 15x² - 5x और +9x - 45 15। तो x² + 4x - 60 = 0, x² + 10x - 6x - 60 = 0। तो आप इसमें देखो कि x + 10 और x - 6 0, तो x = 6 आएगा क्योंकि ये तो है आपके माइनस में आ जाएगा। x = -10 आएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। x = 6 आपके वर्तमान आयु जो है वो सही आंसर होगी ए वाला। तो एक जनरल ये सरल समीकरण का क्वेश्चन है, आप समीकरण को हल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 93 वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपके पास में एक डायग्राम दे रखा है, स्ट्रेट लाइन है और ये इस तरीके से OC और ये A भी है। ये कह रहा है कि ये है आपके A और ये है B। वैसे तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसने जो दे रखा है A/B = 2/1 ये दे रखा है। तो हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं क्योंकि एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है हमेशा कितना बनता है, 180 डिग्री। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 होता है, तब ये A और B का 2/1 है। तो सीधा सीधा पता लग रहा है, लेकिन फिर भी अपन इसको बना लेते हैं कि इसको तो अपन A को तो लिख देते हैं 2x और B को लिख देते हैं x, और इन दोनों का योग जो है आपके 180, 3x = 180, x = 60। यानी आपके B जो है अपन ने x लिया था तो B आपके 60 हो गया और इसने पूछा क्या है A है ना, A का मान। तो जब ये आपके B आपके क्या हो गया है, जिसको अपन ने देखो x लिया ये 60, तो ये आपके कितना हो जाएगा 120। ये इसके अंदर आपके आंसर आ रहे हैं 120। C वाला ऑप्शन करेक्ट है।
फिर क्वेश्चन 94 जो है वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, तो एंगल A कितना होगा। देखिए आप मतलब कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, मतलब सिंपल सी बात है, खाली कि कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये आपके ट्राइंगल ABC है और इसने जो कहा कि 3 एंगल A मतलब 3 एंगल A इक्वल टू 4 6 है ना, 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, और ये कह रहा है मतलब ये तीनों इक्वल दे रखे हैं। बस हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो आपके A हो जाएगा x/3, B हो जाएगा x/4 और C हो जाएगा x/6। और हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, तो ये x/3 प्लस x/4 प्लस x/6 बराबर 180। आप इस पर एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर एलसीएम इसका, ये इसका एलसीएम आ गया 12, तो मैंने इसको सोल्व कर लिया और इससे x इक्वल टू ये निकालेंगे, 9 से ये कट जाएगा, 2 बार 12 दूना 24, 240 आ गया x की वैल्यू। और यहाँ इसने जो पूछा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखें आप, एंगल A पूछा है, तो एंगल A हमारे x/3 है, तो ये एंगल A इक्वल टू x/3 240/3, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A 80 डिग्री। ये आपके इसके आंसर आ रहे हैं, तो ये देख लीजिए आपके 94 का B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है ये, और एंगल ACB 40 डिग्री, तो एंगल AOB पूछा, AOB। देखिए ऐसे क्वेश्चन ये तो बहुत इजी पूछ लिया है। सबसे पहले मैं इसकी जो थ्योरी है, प्रॉपर्टी है, वो आपको बता देता हूँ 95 वाले क्वेश्चन के लिए। इसमें त्रिवृत्त के संबंधित कुछ प्रमेय होती है। ये जो है केंद्र पर अंतरित कोण बराबर, देखिए ये जो वृत्त होता है इसके अंदर एक पॉइंट है, आप P ले लें, और इसमें क्या ये आपका केंद्र है, तो किसी एक चाप द्वारा इसको आप AB ले लें, तो ये जो है इस तरीके का जो डायग्राम बनेगा। ध्यान रखना ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में एक खास रिलेशन होता है। ये अगर आपके x है तो ये आपके 2x बनेगा। मतलब सीधी सी बात कि जैसे ये इस तरीके से हैं और ये बन रहा है, ठीक है, तो ये अगर आपके 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, 20 डिग्री। तो सीधी सीधी बात है, केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो शेष परिधि पर सबटेंडेड, यानी कि अंतरित कोण, इनमें संबंध क्या होगा, केंद्र पर अंतरित कोण है वो शेष परिधि पर अंतरित कोण का क्या हुआ, दुगुना। ये इसके अंदर नियम ध्यान में रखना है। तो ये नियम इसके अंदर इसने लगा रखा है। तो ये अगर 40 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तरह से ये वाला आपके डबल हो जाएगा 80, है ना। तो ये आपके डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है इसके अंदर, ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है। 30, 40, 60 और 80, तो ये डी वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल काम। इसमें इस प्रॉपर्टी को ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये वाला डायग्राम जैसे दिखता है तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 2 इंटू शेष परिधि पर अंतरित कोण, ये नियम जो है एक प्रमेय है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। इस प्रमेय के साथ में एक प्रमेय और आती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये केंद्र है, ये कोई जीवा है वृत्त की AB, और इस केंद्र से इस जीवा पर जो लंब डाला जाएगा OP, वो इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। मतलब क्या हुआ, अगर ये 90 डिग्री है तो आपके इसके अंदर ये AP इक्वल टू PB होगा। अब इसके अंदर ये आपकी रेडियस हो जाएगी त्रिज्या,
तो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स हैं उसके बेस पे अपन इन भुजाओं में संबंध यूज़ कर सकते हैं और कोई सी भी भुजा ये हुई ये या फिर ये पूरी निकाल सकते हैं। 96 वाला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। यानी वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2πr। यानी कि अगर शुरुआत में परिधि इसकी C1 नाम दे और वो होता है 2πr। अब अगर इसको ये कह रहा है कि त्रिज्या को दुगुनी करें, मतलब नई परिधि आएगी और 2π और r की जगह आप 3r लिखें, तो ये क्या बन गया 6πr C2। तो C2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये इसको आप क्या करो 3 बार ले लो और ये 2πr। तो आप देखो कि ये जो पहले वाली परिधि 2πr है तो ये C1 हो गया, यानी कि पहले वाली परिधि की 3 गुना हो जाएगी। तो ये 3 वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब अगर वो यहाँ पर ये पूछता इसी के अंदर कि अगर क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल अगर मान लो अपन A1 माने और वो है πr², और दूसरा जो 3 गुनी त्रिज्या कर ले तो फिर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे केस में पाई और r की जगह आप त्रिज्या को 3r लिखें, तो 3r का होल स्क्वायर। तो ये A2 इक्वल टू, इसको ही मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये 9r²। मतलब आप देखो कि 9πr² हो गया। मतलब आपके जो बाद वाला क्षेत्रफल है वो आपके 9 इंटू पहले वाला क्षेत्रफल बन गया, यानी कि 9 गुनी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल तो उसका 9 गुना हो जाएगा और परिधि जो है वो सीधी सीधी उसके 3 गुनी हो जाएगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन में हमें इस मेथड को यूज़ करके और कर लेना चाहिए। और उसकी जगह जो कंटेंट है r की जगह अपने को जितना बढ़ाने के लिए कह रहा है उतना अपने को रख देना चाहिए। 97 वाला जो क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर वास्तव में ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों दे रखी है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके घनाभ 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर, और इसने अधिकतम लंबाई वाला बांस रखने की बात कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका जो अधिकतम लंबाई वाला बांस अपन रखेंगे तो हम वो कहाँ रखेंगे, इस कोने से इस कोने, यानी कि एक तरह से ये आपके क्या हो जाएगा विकर्ण। सबसे लंबा जो है उसका विकर्ण होगा। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई, और उसका फॉर्मूला होता है L² + B² + H²। तो आप इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दें L यानी कि 12², 9², 8²। ठीक है, 12 144, 9 9 81 और 64। तो ये आपके कितना आ रहा है 289, यानी कि 17 मीटर। यानी हम इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी 17 मीटर लंबी जो है छड़ रख सकते हैं, बांस रख सकते हैं। तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया कि मैं किसी भी बुक्स का पर्टिकुलर वो नहीं कर रहा हूँ, प्रकाशन का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा है आप देख लीजिए। ये 10वीं क्लास की जो बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया इसने, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपके इसके अंदर से डायरेक्ट इसने क्वेश्चन उठाया है, और ये आपके 10वीं क्लास की बुक है जो इससे जस्ट पहले चलती है, CBSE वाली नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हर बुक के अंदर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ एक टेबल दे रखी है आपको। इसके अंदर CT है, CTA, CTB, CTC, D और EF, ये CT के नाम है, और ये एप्लीकेंट इन लैक्स यानी लाखों में जो ये आवेदकों की संख्या है, और रेशो पास एंड फेल, मतलब ये जो पहला वाला पोर्शन है 7 तो जो अनुपात है यानी 7:3, यानी पास फेल पास फेल पास फेल, इस तरीके से है। बाद वाला फेल के रेशो बताएगा पार्ट को, और ये पहला वाला जो है वो पास वाला बताएगा। अब इसने पूछा क्या है, जो क्वेश्चन में देखो इससे इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और वो पूछे हैं ये देखिए 98 वाला जो क्वेश्चन है 98,
नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो नगर ई की हम बात करें पहले, तो अपन फिर से टेबल के अंदर जाते हैं। ये देखिए नगर ई के अंदर 1.85 एप्लीकेंट है और इनका अनुपात है 3:2। तो हमें इसके हिसाब से निकालना है, तो मैं निकाल देता हूँ। ये जो 3:2 है, इसके अंदर 3 पास होने वाले और 2 फेल होने वाले हैं। तो इससे 3/5 इंटू 1.85 लाख का मतलब 1,85,000। ये इससे आपके 37,000 बार कट रहे हैं। तो 37 तिया होता है 111, यानी 1,11,000 जो है इसके आंसर होंगे। ये आपके इसके अंदर जो है सही आंसर है डी वाला 1,11,000 इस ऑप्शन। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कंपैरिजन वाला पूछ लिया है। 99 वाला, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। एफ है, सी है, बी है, डी है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेबल के अंदर में फिर से जाना पड़ेगा और टेबल से मैच करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास दे रखा है ABCD, तो अब ऐसा नहीं, देखिए अब ध्यान रखना, यूनियो का आप इसका पूरा सबका अलग निकालने बैठ जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इसके अंदर जो सिस्टम अपनाना है वो ये अपनाना है। 7 और 3 है, तो देखिए ये आपके हो गया A, तो 7 और 3, तो इसमें फेल होने वाले कितने 3 है, तो ये 3/7 और 3 10 इंटू 100 परसेंटेज निकाल लो, आप ये संख्या मत लो, ठीक है। फिर आप बी ले लो, तो इसमें भी फेल होने वाला 3 है, तो 3/8 100। फिर ये 4:5 सी वाला, तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा 9 इंटू 100। डी हो जाएगा ये वाला 1:3, यानी कि फेल होने में 3 है और कुल है 4, तो ये 100। और फिर लास्ट में ई जो है वो 3:2, यानी कि 2/5 इंटू 100। और लास्ट एफ है आपके पास 5/12 इंटू 100। आप ये संख्या मत लें, अब इनके परसेंटेज आप निकाल लें, तो आप देखो ये आपके कितना आ रहा है 30%, ये आ रहा आपके लगभग 37.5%, ये आ रहा है 9 से इसको, तो 9 लगभग 9 एकम 9 और 11 तो 11.55%। और ये 25 चौके 100, तो ये 75। लो ये यही लग रहा है, लेकिन दोनों निकाल लेते अपन। तो ये 5 से 20, तो 20 दूना 40, और ये 12/8 96, यानी कि लगभग 40 ये भी आ रहा है। तो आप देखो अधिकतम जो है वो कितना है, 75% जो फेल हो रहे हैं वो डी शहर के अंदर, डी सिटी के अंदर हो रहे हैं। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो जो डी जिसमें होगा वो होगा। ये देख लीजिए आपके डी इसमें है, यानी डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि आप पूरा का पूरा ये चीज़ें आपको सीखनी है कि पूरा सारी कैलकुलेशन नहीं करें, आप डायरेक्ट परसेंटेज से पता लगा सकते हैं, ताकि आपके जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट असंतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, और इनमें से कोई नहीं। मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन में बार बार हम भूल जाते हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो एक 9th की बुक है पुरानी, आप सभी को पता है। और ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसके अंदर ये आयत चित्र, हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये त्वरण जिसको ओजाइव कहते हैं, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें आयत चित्र के बारे में इसने पूछा है। तो वो इसने क्या दिया है, यही बात मैंने आपको बताई है कि आयत चित्र वर्गीकृत और संतत बारंबारता बंटन का आयतीय निरूपण है। वर्गीकृत होने चाहिए और संतत होने चाहिए। तो ये इसके अंदर सही आंसर जो है इसका ये वाला बैठेगा। फिर इसके अंदर ये देखो, ये संतत और वर्गीकृत बारंबारता बंटन, ये सही आंसर होगा। लेकिन क्योंकि आयत चित्र इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मैंने पहले वाले भी पेपर के अंदर भी ये प्रश्न आया था और फिर से इसने पूछा है, ठीक है। तो ये इसमें जो खास बात मैंने कहा था कि इसमें एक विशेषता है इसकी कि निर्मित आयतों का क्षेत्रफल संबंधित बारंबारता के समानुपाती होता है। जैसे ये आपके आयत चित्र बना रखा है इसके अंदर,
तो ये जो आयत बन रहा है, जैसे ये वाला आयत है, तो इस आयत का क्षेत्रफल आपके कितना होगा, 5 से 10, यानी कि 5 तो हो गई इसका चौड़ाई, और लंबाई कहो या कुछ भी कहो 100 हो गई इसकी ऊंचाई। तो 5 × 100 यानी कि 500। अब आप देखो कि 500 100 के समानुपाती है। क्लियर देख लो 100 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है बारंबारता। तो 500 100 का कोई न कोई ये 5 गुना है, तो इसलिए ये समानुपाती हो गया। इसलिए हमें ये नियम याद रखना चाहिए। इस नियम को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि निर्मित आयतों का क्षेत्रफल बारंबारताओं के समानुपाती रहे। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ ऊपर दे रखा कि दिए गए चित्र में विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है। सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, जब कभी ऐसे डायग्राम दिखते हैं तो हमें बहुत यूँ लगता है कि और एक कैसा भारी क्वेश्चन होगा। डायग्राम हमारे लिए इतना इजी कर देता है क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हुआ करते हैं। हमें इनको ठीक से एक बार स्टडी करना चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो पहले आप देखिए कि एक्स अक्ष पर 2 चित्र हैं। तो पहले चित्र में एक्स अक्ष पर क्या ले रखा है, विद्यालय के नाम विद PQRSTU विद्यालय है। आप हर क्वेश्चन में जब ग्राफ आए तो आप एक्स अक्ष पर क्या दे रखा वो पढ़ें, फिर वाई अक्ष पर क्या दे रखा वो पढ़ें कि प्रतिशत ऑफ गर्ल्स यानी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की प्रतिशत संख्या। ध्यान रखना ये ग्राफ स्कूल में लड़कियों के परसेंटेज को बता रहा है, ये इस तरीके से। और दूसरे वाले डायग्राम के अंदर भी है तो वही विद्यालय के नाम है एक्स अक्ष पर तो, लेकिन वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। मतलब इसमें क्या है, ये जो आरेख है, दंडालेख जो दे रखा है, इसके अंदर बॉयज़ प्लस गर्ल्स की टोटल दे रखी है। ये हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ इसने पूछा कि विद्यालय टी में लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो हमें ये देखना होगा सबसे पहले इसने, क्योंकि टी विद्यालय के अंदर लड़कों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर टी विद्यालय की हम बात करें और इसके अंदर कुल, और पहले क्योंकि गर्ल्स दे रखा है तो आप गर्ल्स ले लें। जब और गर्ल्स में दे रखा है परसेंटेज तो आप कुल एक बार कुल 100 मान लें। तो गर्ल्स में देखो आपके पास जो है टी के लिए पूछा तो टी में 40 है, तो 40 आपकी गर्ल्स हो गई। और इधर जो ये कह रहा है कि ये टी आपका है, कुल बता रहा है 1250, और इसके अंदर गर्ल्स कितनी अपन वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा करने से आपके जो गर्ल्स आएगी वो आपके 100 अपॉन में चले जाएगा। मैंने पहले आपको बताया ये लाभ हानि वाले पोर्शन में, और ये यहाँ बैठ जाएगा। तो इसके अंदर 2 0 से कैंसिल, और ये आपके आ जाएगा 500। ध्यान रखना ये 500 भी आपके इसके अंदर ऑप्शन में मिल जाएंगे। ये देखिए पहला आंसर इसने दे रखा, क्योंकि हम सवाल को ढंग से पढ़ते नहीं और फट से 500 आ गए और ये उत्तर आ गए। क्योंकि मैंने बहुत बड़ा जो तीर मार दिया है ना यहाँ पर, ये कि कैलकुलेशन कर ली इतनी बड़ी, लेकिन यहाँ आपकी जो संख्या आई वो गर्ल्स की आई है। और यहाँ इसने पूछा है कि लड़कों की संख्या, तो आपके लड़कों की कुल संख्या जो है 3 बॉयज़ वो आपके कितनी 1250 थी। तो आपको इसमें से 500 माइनस करने पड़ेंगे और वो बच रहे 750। ये आपके जो है बॉयज़ होंगे। तो ये 750 जो है आपके सही आंसर हुए। इसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये आपके सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी काम। फिर अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है ये कि विद्यालयों में पी और क्यू, ये पी और क्यू जो विद्यालय है इन दोनों में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो औसत संख्या में क्या है, सीधी सी बात है कि आपके P प्लस Q लिखना है। तो P आपके कितना है 2500 और Q है आपके 3000। ये देख लीजिए P में आपके 2500 और ये 3000, दोनों को जोड़ के औसत पूछा है। तो ये अपॉन 5500 अपॉन 2, तो ये 2750 होगा। अब आप इस आंसर को इसके अंदर ढूंढिए और वो नहीं मिलेगा आपको। ये देख लीजिए 1425, 1575, 1450 और 1625, ये 4 ऑप्शन में, इसमें कोई आंसर है ही नहीं है। तो आपके सही आंसर तो वास्तव में जो इसने पूछा वो 2750 होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, इसके नंबर बोनस दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। गणित की प्रकृति है, पहला ऑप्शन है यह तार्किक है, बी यह कठिन है, सी यह अलंकारिक है और डी यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित को सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है, बस ये तार्किक है और इसीलिए हम थोड़ा इसको तर्क से नहीं समझेंगे तो मुश्किल लगेगी। तो ये गणित की प्रकृति हमेशा तार्किक है, कोई अलंकारिक नहीं है, कोई आभूषण नहीं पहना रखे उसको, और ना ये मुश्किल है और यह ना ये किसी पर्टिकुलर कैडर वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल लॉजिकल है। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 104 वाला जो क्वेश्चन है, अभ्यास शिक्षण यानी प्रैक्टिस टीचिंग हेल्प्स, वो किसके लिए हेल्प करती है? अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने, समस्या के हल की समझ बढ़ाने, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने और किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने के लिए। इसको भी इसने हटा देता है, बोनस नंबर दिए। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में इसको क्यों हटाया गया, ये इसने पूछा कि अभ्यास शिक्षण से सहयोग करता है। भाई आप प्रैक्टिस टीचिंग की बात कर रहे हो तो अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने के लिए, अधिगम स्थानांतरण क्या नहीं होगा? होगा। आप एक सब्जेक्ट को पढ़ाना सीखेंगे, आप फिजिक्स को या मैथ्स को पढ़ाना सीख लेंगे तो फिजिक्स पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो स्थानांतरण होगा। समस्या के हल की समझ बढ़ाने में, तो समस्या का हल बढ़ेगा, शब्दकोश बढ़ेगा, एक विषय को पढ़ करके दूसरे में जाओगे। सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास, तो ये सभी सही है। तो सभी वाला किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने के लिए, ठीक है ना, शीघ्र, तो मतलब कहने का मतलब लगभग ये सभी के अंदर ये आ रहा है, इसलिए इसको हटा दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्रियात्मक गणित का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन मैथमेटिक्स। देखिए एक्शन मैथमेटिक्स, इसने पूछा है कि प्रत्यक्ष, इसने जो दिया ऑप्शन में कि प्रत्यक्ष अनुभव, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, सेल्फ डूइंग, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी होना और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सिंपल काम है, क्लियर दिख रहा है कि चारों ऑप्शन इसके अंदर, तीसरा तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। तो डी वाला इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, गणित की भाषा का अंग है। आप देखना पीछे वाले पेपर के अंदर भी इसने गणित की भाषा की बात की थी। आप हर पेपर में, मैंने आपको कहा मैं पेपर का एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ, कंटेंट सभी को आता है, हम किसी पर्टिकुलर वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारे को दिक्कत होती है और हमारा क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग हो जाता है। तो आप पीछे वाले पेपर को जो एनालिसिस किया मैंने, उसके अंदर ज़रूर देखना, सबसे पहला वाला पेपर है वो, उसके अंदर इसने लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की बात की। गणित की भाषा का अंग है संकेत, संख्या, चर और सूत्र और उपरोक्त सभी। तो आप देख लो कि तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। संकेत की भी जरूरत पड़ती है, सूत्र की जरूरत पड़ती है, नंबर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसने डी वाले ऑप्शन को करेक्ट मान लिया है और डी वाला ही सही होगा। फिर अगला है 107 वाला, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? समुदाय में, विज्ञान, सिद्धांत और तर्क और उपयुक्त सभी, सोसाइटी, साइंस, प्रिंसिपल एंड लॉजिक्स, ऑल ऑफ द बोथ। तो क्लियर दिख रहा है कि ये इसके अंदर खास तौर से, वैसे यहाँ इसने जो दिया ना, अब यहाँ गड़बड़ हो जाती है, देखो कि सोसाइटी, विज्ञान, सिद्धांत और तर्क, उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व पूछा, गणित शिक्षण की बात कर रहा है, तो ये जो है खास तौर से विज्ञान शिक्षण में ही उपयोगी, क्योंकि गणित के सूत्र वगैरह अगर आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन आएगी तो आप रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, है ना, बायोटेक्नोलॉजी वाले सभी के अंदर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो उसमें काम आएंगे, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन रॉन्ग होने में देरी नहीं लगती, आप तुरंत डी पर आप जा करके बैठोगे, ध्यान रखना, तो डी पर नहीं बैठना है, सोच लेना कि गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है। तो दूसरा विषय पूछा है जिसमें इसका महत्व है, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन को एक बार नहीं आप 3 बार 4 बार पढ़ें, तभी जा करके आपके वो क्वेश्चन के क्या रहा है वो पता चलेगा, नहीं तो वो तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अंक गणित है ना, संख्या और नंबर सिस्टम जिसमें आता है। पहला कह रहा है प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि और विश्लेषण विधि। आपको पता है कि अपन इसमें जो अज्ञात से ज्ञात के जाते हैं और अपन हल करके कोई विशेष हल निकालते हैं, तो ये विश्लेषण विधि। और जस्ट एक बात और सुन लीजिए, आपके चाहे मतलब कोई सी भी परीक्षा हो जिसके अंदर गणित शिक्षण की विधियां हैं, आपको संश्लेषण, विश्लेषण और आगमन निगमन विधि को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। जस्ट इसकी पहले वाला जो पेपर था जिसका एनालिसिस मैंने किया, उसके अंदर भी इसने विश्लेषण विधि पर ही प्रश्न पूछा है।
अभी तक के दोनों ही पेपर में यही प्रश्न, और तीसरा पेपर ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर भी ये विश्लेषण विधि पर ही इसने प्रश्न पूछा है, ध्यान रखना। तो अंकगणित शिक्षण जो है वो विश्लेषण विधि के लिए मतलब विश्लेषण विधि जो है वो अंकगणित शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। तो हमें इसको ठीक से स्टडी कर लेना चाहिए कि विश्लेषण विधि में क्या होता है, क्योंकि आते हुए भी इसके अंदर रोंग हो जाते हैं। 109 वाला, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनश्चालक, है ना, देखो साइकोमोटर कर रखा है इसने, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सभी होंगे। डी वाला करेक्शन ऑप्शन जो है वो राइट है। 110 वाले में निदानात्मक परीक्षण का महत्व, देखिए पिछले वाले पेपर के अंदर भी इसने डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की है, ध्यान देना। तो निदानात्मक परीक्षण का महत्व किस में है? टीचिंग में है, काउंसलिंग और गाइडेंस के अंदर है। अपन डायग्नोसिस करते हैं किसी का, है ना, परामर्श, उसकी विशेष पर्टिकुलर समस्या होती है कुछ खास तरह की, उनके हल करने में अपन ये टेस्ट करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, यानी निदानात्मक जो है वो परीक्षण है वो उपचारात्मक शिक्षण में, रिमेडियल में काम आता है, जबकि हम निदानात्मक, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल दोनों को सेम समझ लेते हैं, जबकि उपचारात्मक शिक्षण में ये डायग्नोस्टिक टेस्ट काम आता है, हमें ध्यान रखना होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है दार्शनिक, मित्र, परामर्शक और उपयुक्त सभी। तो सभी होता है इसके अंदर। फिर इसने अगला प्रश्न लिया है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि और उपयुक्त सभी। ध्यान रखना गड़बड़ नहीं हो जाए। अगर इसके अंदर संश्लेषण विश्लेषण आता तो वहाँ हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो उसमें से इसने हटा दिए क्योंकि वो भी गणित में काम आती है। तो ये मैंने अभी बताया था आपको कि आगमन निगमन विधि और संश्लेषण विश्लेषण विधि जो है वो मैथमेटिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो ये इसमें सी वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 113 वाला, कैलकुलेशन पे आ गया वापस। देखो कि √3⁵ 9 स्क्वायर और ये 3n × 3√3 दे रखा है। इसमें इसने n की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ आप देखें √3 के ऊपर होल पावर 5 है, मतलब क्या हो रहा है कि 3 पर पावर एक तरह से कितनी होगी 1/2। तो मैं इसको 5/2 करूँ और ये जो है आपके 9 स्क्वायर यानी कि 3 पर पावर 4 हो जाएगा, और इधर 3n × 3 और आधी यानी कि 3/2 हो जाएगी। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखें तो 3/5/2 आधार सामान्य तो घातें जुड़ती है, और ये 3n + 3/2, ठीक है। तो यहाँ आप चाहें तो आधार समान हो गए तो घातें भी समान हो जाएगी, सीधी सीधी बात। तो पहले भले इसको आप प्लस कर लें तो 2 × 4 = 8, 5 13/2 = n + 3/2। तो n = ये हो जाएगा 13 - 3/2 हो जाएगा इसके अंदर। तो ये क्या आ रहा है आपके 13 - 3 10/2 यानी कि 5। तो ये इसके अंदर सी की वैल्यू आपके आ गई 5। बिल्कुल सिंपल है, खाली घातांक नियम जो है वो आपको ठीक से समझना चाहिए। अगर आपको घातांक नियम के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने रीड के जो घातांक वाला जो पोर्शन डाल रखा है आप उसके अंदर देख सकते हैं। आप CMPC बाई KLP सर के नाम से यूट्यूब चैनल को सर्च करें और उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर देखें घातांक नियम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा रखा, और इस तरह के लगभग मैंने सभी क्वेश्चन उसमें करवा रखे हैं। 114 वाला जो क्वेश्चन है वो है 2x + 4y - 8xy - 1, इसके गुणनखंड कर रखे इसके अंदर। तो देखिए इसकी जो गुणनखंड में है आपको कुछ नहीं करना, ये आप एक काम करें, इसके अंदर 2x जो है कितना आप इसको और इसको साथ में ले लें भली। तो ये इसमें से क्या आएगा 2x को माना जाएगा, तो ये 1 - कितना 2y 2 क्या 4y, और फिर यहाँ पर आप क्या करें कि -1 कॉमन ले लें, तो ये 1 - 4y बनेगा क्योंकि अंदर सेम करना पड़ता है। तो 1 - 4y और 2x - y, ये इसके अंदर आप देख लें आंसर इसके अंदर B बता रहा है। B 1 - 4y और 2x - y आपके इसमें दे रखा है। ये देखो 1 - 4y, तो ये 1 - 4y 2x - 1। अगर ये चाहता तो इसको 4y - 1 और 1 - 2x भी कर सकता था। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो इसका माइनस कॉमन आएगा
तो 4y माइनस 1 और इसका माइनस 1 आएगा तो वो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका और इसका, और ये 1 माइनस 2x। तो ये वाला ऑप्शन भी अगर इसने देता इसके अंदर तो वो भी इसके अंदर वो करेक्ट होता, लेकिन आपके इसने बी वाला ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 वाला। तो ये कह रहा है आपके कि 3x प्लस 7y 75 और 5x माइनस 5y 25, तो x प्लस y का मान पूछ रहा है। तो 5x माइनस y 25 है, तो आप सीधा सा इसके अंदर 5 कॉमन लेकर के और ये 25, 5 से इसको काट दो 5 बार, मतलब x माइनस y आपके क्या आ गया 5, तो आपके x इक्वल टू y प्लस 5 आ गया। अब इसके अंदर आप एक काम करें, यहाँ आपको इसके अंदर रखना है 7y प्लस 3x बराबर 75। अब इसमें x आपके 3x है तो इसको 3 गुना कर दो, तो 3x बराबर 3y प्लस 15। अब आप यहाँ पुट कर दें 3x की जगह 3y प्लस 15 बराबर 75। तो उस केस में 7 और 3 10y इधर गए तो ये 60, तो ये आपके y इक्वल टू क्या आ गया 6। ठीक है, कट गया, तो ये y 6 आ गया। तो आप यहाँ पुट करें, इसके अंदर y का मान 6 पुट करें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके 6, तो 6 ने 5 11 हो जाएगा। तो इसने x प्लस y पूछा है, तो 11 प्लस 6 बराबर 17 इसका सही आंसर आ जाएगा। एक जनरल कैलकुलेशन है, तो ये 17 इसके अंदर आ रहा है। फिर अगला जो क्वेश्चन इसने लिया है वो है, आप देखें 116 नंबर का, रूट 625 प्लस रूट 484, डायरेक्ट इसने वर्ग और वर्गमूल वाली बात की है। तो आपको पता होगा कि 625 प्लस 484, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप 1 से 30 तक के वर्ग हमेशा याद कर लें, है ना, तो आपकी बहुत काम इजी हो जाएगा। और ये हो रहा आपके कितना 625, तो किसका होता है 25 का, क्योंकि 25 इंटू 25 आपके 625 होता है, और 22 इंटू 22 होता है 484। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो प्लस इसका हो जाएगा 22, तो 5 और 2 7 और 2 2 4। ये आपके पहला जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, 47 आंसर आ रहे हैं इसके अंदर। क्वेश्चन जो 117 है, 0.000729 का रूट पहले, फिर उसका जो है क्यूबिक रूट है, और इधर 0.008 का क्यूबिक रूट है। ध्यान रखना इसका क्वेश्चन इसने हर जगह पूछा घन और घनमूल का। तो मैंने क्या किया, पहले अंदर वाले को देखो लिख दिया। तो ये 729 है और इसके नीचे 6 जीरो वाली संख्या है, तो 729 जो होता है वो आपके किसका 29 का जो है वो वर्ग होता है। आपको पता होगा 1 से जो 30 तक के मैंने कहा कि याद रखना आपको, तो 25 का होता है 625। ऐसे ही आपके इसका जो 29 का होगा वो 729 हो जाएगा। नहीं, ये जो है आपके 27 का हो रहा है ना, तो 27 का आपके 729 हो रहा है। तो उस बेस पे आप इसके अंदर इसको आप 27 लिख करके, और फिर आपको कितना नीचे आपके 1000 बचेंगे। ठीक है, वर्गमूल करेंगे तो बटा 1000, और इससे ये क्या बन गया आपके 0.027 आ जाएगा। और अब आपके इसका क्या निकालना, घनमूल। ठीक है ना, ये इसने जो दिया ये इसके ऊपर 3 है, तो इसको अलग निकाल लिया, फिर उस पर घनमूल है, तो ये इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके 27 का तो हो जाएगा आपके 3 बटा 10 यानी कि 0.3, यानी पहला जो टर्म है उसका तो आ गया 0.3, और दूसरा वाले का जो सीधा सीधा, क्योंकि बीच में प्लस है देखो, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लें 0.2, तो ये 0.5 आ रहा है इसके अंदर। तो आपके सही ऑप्शन ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा 0.5। अगला जो क्वेश्चन है 118 वाला, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कुछ खास तरह का क्वेश्चन है। ध्यान से अगर देखो तो मैं आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। ये आपके 9th की पुरानी जो बुक्स है गणित की, उसके अंदर देखिए आप क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक
ये सारे क्वेश्चन, कितने समय में 10% ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। दूसरा, कितने समय में 12.5% साधारण ब्याज की दर से किसी धन के समान धन कमाया जा सकता है। कितने समय में 12% की दर से किसी धन पर साधारण ब्याज मिश्र धन का 1/5 हो जाता है। तो ये लगभग सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न के, और ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक खास तरह की चीज़ आपको देता हूँ, आप उसको ध्यान से समझ लेना। ये जो क्वेश्चन है एक थोड़ा वाला साधारण ब्याज का है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। आप ध्यान से देखें, आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने। एक तो I = P × T × R/100। तो इस फॉर्मूले को मैं हमेशा I × 100 = P × T × R लिखूँगा। एक तो ये ध्यान में रखना। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो मिश्र धन बराबर P + I, ये याद रखना है। अब ये कहता है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन, हमेशा एक वर्ड आता है कोई धन। ये देखिए, कोई धन, किसी धन, है ना, किसी धन, ये किसी धन। हर क्वेश्चन में कोई धन, किसी धन। आपको ये क्या मानना है, ये आपको मूलधन मानना है P। फिर दूसरी बात कहता है कि कोई धन कितने समय में दुगुना हो जाता है। अब वो बढ़ करके दुगुना तिगुना जितना भी होगा, तो वो दुगुना तिगुना होकर के वो क्या बनेगा, वो बनेगा मिश्र धन। ये तो कोई धन दुगुना होकर के क्या बनेगा, वो मिश्र धन बनेगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ कि जो हमारा जो ये जो कह रहा है कि इसमें कि कोई धन कितने समय, 8 वर्ष में दुगुना करने की बात कर रहा है। मतलब आपका जो पहले मूलधन जो था वो P था, वो बाद में क्या बना, मिश्र धन बन गया। और मिश्र धन बना तो वो कैसे बना, इसको दुगुना करने से ही तो वो मिश्र धन बना। इसने कहा कि कोई धन दुगुना हो जाता है, तो दुगुना पहले P था, है ना, ये P, तो अब ये दुगुना हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लें, ज़्यादा कुछ नहीं। A को लिख दें ये P + I, तो 2P में से P गया तो खाली P बचा, इधर आपके I बचा। तो P बराबर क्या बचा, I मतलब आपके P × T × R/100। तो P से P कैंसिल, तो आपके फाइनली ये TR क्या बचा, 100। TR = 100 बच गया। अब इसने यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, 8 वर्ष में, ठीक है। तो आपके ये जो है T तो हो गया 8 वर्ष, तो ये 8 × R = 100, ठीक है। तो ये आपके R जो है वो 100/8 हो जाएगा। आप इसको काट दें 4 से, तो ये 25, यानी कि 12.5%, इसकी यानी 12.5 इसके अंदर आंसर आएगा। ये बी वाला करेक्ट। देखिए ये आंसर आपका करेक्ट है। अब मैंने जो आपको वो जो क्वेश्चन बताए, मैं आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको एक बता देता हूँ। जैसे यह इसने कहा कि कितने समय में 12% की दर से किसी धन पर साधारण ब्याज मिश्र धन का 1/5 हो जाता है। मैंने ये क्वेश्चन लिया है, साधारण ब्याज मिश्र धन का, मिश्र धन को मैंने किससे, A से लिखा है, ध्यान देना। तो आप देखें जो क्वेश्चन लिया है मैंने, मिश्र धन का 1/5, यानी 1/5 बराबर I। जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का 1/5 हो जाता है, ये इसने कहा है। ये साधारण ब्याज मिश्र धन का 1/5 हो जाता है। तो अब आप इसको क्या करें, 5 से इसको ये 5 इधर वजह गुणे में भेज दें, मतलब A = क्या हो गया, 5I। और A = आपको पता है कि P + I, तो ये 5I। तो ये P बराबर इधर लिया तो ये 4I। और अब आपको पता है कि P बराबर 4 × P × T × R/100। ये P से P कैंसिल, तो ये आपके TR जो आया है, 4 से इसको भी काट दो भले 25 बार, तो ये 25 आ गया। अब आपके पास में इसने जो कहा था TR में से, हमेशा ही TR की वैल्यू आएगी मैक्सिमम आपके, तो यहाँ 12% दर दे रखी है R, और पूछा क्या है, समय, T पूछा है और R 12% है। तो ये R की जगह आप 12 कर दें और ये T 25, तो ये T = आपके 25/12 करने से आपके आंसर आ जाएंगे। भाग देने में ध्यान रखना, समय का, समय निकाल रखा है तो वो पूरा भाग, अगर जैसे देखो आप 12 दूना 24,
24 से 1/12 वर्ष, मतलब 2 इंटू यहाँ कितना बच रहा है 12 वर्ष, यानी कि 2 + 12 × 12, ठीक है। तो ये 2 वर्ष और 1 माह हो जाएगा। तो ये इसमें बदलने में थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के, और सरल ब्याज की जब की कोई बात करता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करना चाहिए पहले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 119 वाला, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A = 6:7:8 और A+B+C दे रखा 14, तो इसने C की वैल्यू पूछी है। आप देख लेना, बिल्कुल सिंपल काम है। अगर अपन मान लेते हैं कि A+B = 6x, B+C = 7x और C+A = 8x, इन तीनों को अगर जोड़ें तो हमारे पास 2 × A+B+C = 21x बचता है, और A+B+C का मान दे रखा आपके कितना 14, तो ये आप 14 इसमें रख लें, 2 × 14 21x, तो ये आपके जो आ रहा 7 तिया और 7 दूनी, तो x बराबर आपके आ रहा 4/3, ये आगे x बचा 3। तो अब इससे आप A+B निकाल लें, A+B बराबर 6 × 4/3 2, तो ये A+B क्या हो गया आपके 4 दूनी मतलब कितना 2 बार है ना, तो 4 दूनी 8। अभी हमारे पास में A+B+C दे रखा है 14, तो A+B अगर 8 है तो C कितना हो गया 6, तो यही तो इसने पूछा इसके अंदर। ये आपके जो है 6 आंसर आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल एकदम सिंपल काम। अगला क्वेश्चन है 120 वाला, नीना और मीना ने क्रमशः रुपये 30,000 और 45,000 के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद रुपये 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग क्या होगा। वैसे आप देखिए, ये जो है आपके क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है साझा वाला, साझा आपके रीट में नहीं है, पुराने वाले सिलेबस में था। फिर भी अनुपात समानुपात के पार्ट को लेकर के हो सकता है, मान लो अगर किसी ने क्वेश्चन डाल भी दिया तो हम उस पर वो कुछ विरोध नहीं कर सकते, हमें आना चाहिए। तो आप इसके अंदर देख लें क्या होगा, 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो 2 वर्ष से, चलो मैं इसको करा देता हूँ आपको। सीधी सी बात है, दोनों का आप रेशो निकाल लें। ये नीना और मीना, नीना का 30,000 और 45,000 मीना का, और इसने क्योंकि इसमें कुछ कहा ही नहीं है, देखो इसने कहा 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद इतना लाभ हुआ। इसमें वर्ष के अंत में वाली कोई बात है ही नहीं, इसके अंदर वार्षिक हिसाब करने वाली कोई बात है नहीं है। तो दोनों का अपने को ही लेना, और ये कुल 1.5 लाख रुपए है, तो इसके अंदर दोनों का पूंजी का अनुपात निकाल लिया 2:3, और फिर मीना का पूछा तो मीना का 3/5 हो जाएगा, टोटल 5 हो रहा ना इसका, तो 5, और ये 1.5 लाख रुपये से किया तो इसमें 90,000 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आंसर है नहीं, तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए, ये वाला पेपर जो था देखा जाए तो वास्तव में काफ़ी इजी था, और पुराना पेपर है। आज के पेपर में जो पेपर आते हैं उनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेसी होती है, थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन नहीं होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं, तो हमें क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होगा, तभी जा कर के हम सही कर पाएंगे। तो ये आपका तीसरा जो पेपर है रीट वाला, 2 पेपर मैं पहले ही एनालिसिस कर चुका हूँ और उनसे जुड़े कंटेंट को मैंने बताया है। ये आपके तीसरा पेपर है। अगर आपको ये पेपर एनालिसिस अच्छा लगता हो तो मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी आप लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है CMPC बाई KLP सर के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आपको लगातार जो भी न्यू अपडेट्स हो वो मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक या नेक्स्ट पेपर तक अपन फिर से मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, मज़े करिए और लगे रहिए CMPC यूट्यूब चैनल पर, ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक्स।